निफ्टी जब 26,200 से गिर के 25,000 तक पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एंड उसके बाद जैसे ही 25,000 से मार्केट जो है 24,000 या 24,300 तक आया या उससे भी नीचे आया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मार्केट में ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड जो वो स्टार्ट हो गया है। एंड थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट जो रह सकता है। बट अब जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, जिस तरीके से एफआईस की सेलिंग आ रही है, और जिस तरीके से हमारे क्वार्टर 2 के अर्निंग्स तो खराब आ गए, बट क्वार्टर 3 के भी अर्निंग्स जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं। एंड वो नेगेटिव अर्निंग्स के ऊपर मार्केट जो वो और ज्यादा गिर रहा है। तो मैंने आज पूरा ओवरऑल मार्केट्स को स्टडी किया। मैंने 2000 से ज्यादा स्टॉक का आज चार्ट देखा है, सारे सेक्टर को देखा, सारे इंडेक्सेस को मैंने स्टडी किया, गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज को भी मैंने देखा। और ओवरऑल मैंने एक व्यू बनाया कि अब मार्केट में यहां से बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में मार्केट में क्रैश आ सकता है, और अगर क्रैश आ भी सकता है तो कितना बड़ा हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर द क्रैश। अब सबसे पहले यहां पे आप मार्केट्स को स्टडी करो, अभी हो क्या रहा है। मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मार्केट ऊपर बढ़ता है ना, तो उसके पास कोई रूफ टॉप नहीं होता। जैसे 26,000 से मार्केट 1 लाख भी जा सकता है, तो आप समझ लो कि मार्केट के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है ऊपर जाने के, अगर इकोनॉमी अच्छी रहती है, सारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं इकोनॉमी के वो पॉजिटिव हैं तो। बट अगर आप यहां पे एक चीज देखो कि अगर लेट्स से सेंटिमेंट्स खराब है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, क्वार्टर 3 के अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे या क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे, बिकॉज मेनली मार्केट किसका बना है आप देखो, कंपनीज का। कंपनी किससे चलती है, उसके क्वार्टरली अर्निंग से। कि अगर क्वार्टरली अर्निंग्स ही अच्छी नहीं आ रही, सेल्स ही अच्छी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये कि कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं बिक रहे हैं। और अगर कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं बिक रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो कंपनी में कुछ गड़बड़ आ गई है, या कंपनी अब इतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर रही, या कंपनी इतना मेहनत करके उतना रेवेन्यू इतनी सेल्स जनरेट नहीं कर पा रही। तो अगर कंपनी अच्छी नहीं है और वो निफ्टी 50 में है, तो ओवरऑल निफ्टी 50 को गिरना है। तो ये जो मैंने सारा स्टडी किया, तो यहां से मुझे ये पता चला कि क्वार्टरली अर्निंग्स और हमारी जो गवर्नमेंट्स है उसका इतना ज्यादा अभी स्ट्रांग ना होना, ये दो मेजर रीजन है। और इकोनॉमी भी थोड़ी हिली हुई है। ये 3-4 रीजन की वजह से हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं। अब यहां पे एक चीज का क्वेश्चन है कि क्या बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। तो जिस तरीके से मैंने स्टडी किया और जिस तरीके से मैंने पूरा डेटा देखा, तो हाँ, एक क्रैश जो है वो मार्केट्स में आ सकता है। और कितने तक आ सकता है उसको भी मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट मार्केट जो है वो 21,000 तक जा सकता है नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने पूरा डेटा स्टडी किया। अगर आप एफ का डेटा देखो, तो एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन एफ जो बाय करने चाहिए, बट एफ एक भी दिन बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और एफ ने अपना वॉल्यूम जो वो कम कर लिया है। फर्स्ट रीजन, उसके साथ क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रही है, एआई आ गया है, राइट। उसके बाद लेट्स से एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज अब समझ लो सारा का सारा ईवी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, राइट। नेटवर्क वाइज बहुत सारी चेंजेस आ रही है, जो मतलब मैं जियो की बात कर रहा हूं यहां पे पर्टिकुलरली, कि इंटरनेट में बहुत सारी अभी चेंजेस आ रहे हैं। इलन मास्क अपना स्टारलिंक लेके आए, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से हमारी जो पुरानी कंपनीज है ना, उसके डेटा जो वो गड़बड़ाए हैं, और इसी वजह से हमें निफ्टी में भी गड़बड़ाहट देखने मिली है। अब यहां पे मैं आपको अगर एक बात बताऊं, सारे म्यूचुअल फंड्स अभी डाउन में है। मतलब अपने टॉप से देखो तो ऑलमोस्ट एवरी म्यूचुअल फंड्स, कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड्स अभी के डेट में नहीं है। और अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना। मैंने टोटल 200 म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखा, ऑल ओवर द म्यूचुअल फंड्स अपने टॉप लेवल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अगर वो यूएस मार्केट्स के है तो उसकी बात अलग है, मैं पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट्स के कनेक्टेड म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं यहां पे। तो अब निफ्टी का नेक्स्ट जो लेवल कौन सा हो सकता है, मैं आपको वो बता देता हूं कि नेक्स्ट निफ्टी जो है वो 21,242 लेवल के आसपास जो है वो जा सकती है, ऐसा मेरा मेरा मानना है, और इस तरीके से मुझे डेटा बता रहा है। अब आज के दिन भी आप देखोगे तो आज निफ्टी ने लोअर लोज बनाए, आज निफ्टी गिरा है और प्रीवियस सारे लोस को ब्रेक कर दिया। अब ऐसे में क्वेश्चन ये कि यार मंडे और ज्यादा मार्केट्स गिर सकता है, तो हाँ गिर सकता है मंडे, बिकॉज मार्केट्स में एक वीकनेस तो है, और वीकनेस में भी क्वार्टरली के अर्निंग्स जो है वो अच्छे नहीं आ रहे। उसके साथ अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा को भी स्टडी करो तो बैंक निफ्टी उससे भी ज्यादा वीक है। बैंक निफ्टी नेक्स्ट जो है वो 44,700 तक नीचे जा सकता है, ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 पॉइंट नीचे, बिकॉज इसके बीच में कोई सपोर्ट यहां पे है ही नहीं। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बैंक निफ्टी का बन रहा है वो 44,700 या 44,900 के लेवल के आसपास बन रहा है।
तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस है। अब हम लेट्स से क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में मुझे हैवी पॉजिटिवनेस देखने मिल रही है, बिकॉज जिस तरीके से क्रूड ऑयल का अभी चार्ट है, मैं यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट एक तो सबसे पहले दिखा देता हूं। आप जैसे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे कमोडिटीज के, तो इसने एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाया। अब ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न क्या है कि स्टॉक्स पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके बाद नीचे जाता है। अब यहां पे होता क्या है कि ज्यादातर लोग जो वो बाय करने के लिए आ जाते हैं, तो इसी वजह से एफआईआई जो है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मार्केट्स को थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक साइडवेज ले जाते हैं। बट यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि सबसे पहले कमोडिटी ने जो है वो मतलब इतने पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब कम से कम आप समझ लो 22 से लेके 24 तक साइडवेज रहा है। तो ये साइडवेज में भी ये गिरा नहीं है। अगर आप एक चीज देखो, अगर वीक है स्ट्रक्चर एनर्जी का तो गिरना चाहिए, बट ये गिरा नहीं है। यहां पे उल्टा आप देखोगे कि हर बार यहां पे कंसोलिडेट करके बाइंग आई, हर बार इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके बाइंग आई। तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास जो है एफआईज ने अपनी पोजीशन बनाई है कमोडिटीज में। तो क्रूड ऑयल पे अभी मैं सुपर पॉजिटिव हूं, और क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो भी मैंने देख लिया है, पॉजिटिव में है। तो अगर आप क्रूड ऑयल को शॉर्ट कर रहे हो तो थोड़ी सी वीक मतलब नॉर्मल पोजीशन रखनी चाहिए। क्रूड ऑयल का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव में चेंज हो गया है। उसी के साथ अगर आप नेचुरल गैस की भी बात करो तो नेचुरल गैस भी 2 साल तक साइडवेज रहा है। टोटल एनर्जी पूरा सेक्टर जो है, मतलब एनर्जी कमोडिटीज जो है वो 2 साल तक साइडवेज रहे हैं। अब नेचुरल गैस ने भी ब्रेकआउट कर दिया है, क्रूड ऑयल ने भी ब्रेकआउट कर दिया है, और ऊपर से वॉर भी हो रही है। मतलब राइट, भले ही ऐसा आ गया है कि अब ज्यादा वॉर नहीं होगी, बट स्टिल वॉर तो हो रही है। तो उसकी वजह से भी एनर्जीज के प्राइस जो है वो ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। ओवरऑल कमोडिटी जो है उसके ऊपर मैं सुपर पॉजिटिव हूं। राइट, अब यहां पे हम गोल्ड की बात करते हैं। ये यूएस गोल्ड है, राइट, ये इंडियन गोल्ड नहीं है। यहां पे जो आपको प्राइसेस दिख रही होगी वो भी डॉलर में दिख रही होगी। अब यहां पे आप अगर गोल्ड की भी बात करो तो गोल्ड का भी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। यहां पे आप अगर देख सकते हो कि अराउंड अराउंड 2020 में गोल्ड कंसोलिडेशन जोन में था, और उसके बाद वापस गोल्ड बाहर निकला, और गोल्ड के प्राइसेस जो वो लगातार ऊपर ही जा रहे हैं। तो अभी भी गोल्ड पे जो मेरा व्यू है वो पॉजिटिव है। उसको कैसे बाय कर सकते हैं कि जैसे ही समझ लो गोल्ड जो है वो मतलब न्यू हाई बनाता है और वापस 20 ईएमए को टच करता है, तो वहां से इसे बाय कर सकते हैं। बट गोल्ड में मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। मैं मेरे भी बहुत ज्यादा जो है वो सारी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड एंड सिल्वर में मैं हेवीली बुलिश हूं, तो इसीलिए मैं इस पे इन्वेस्ट करता हूं। अब यहां पे आप सिल्वर की भी बात करो तो सिल्वर पे भी मैं अच्छा खासा पॉजिटिव हूं। तो ओवरऑल अगर आप कमोडिटी मार्केट्स को देखो तो कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर मैं पॉजिटिव हूं। अगर आप हमारे सारे इंडेक्स की बात करो तो यहां पे आप देख लेते हैं, देखो सारे के सारे वीकली टाइम फ्रेम में 20 ईएमए के नीचे हैं। तो ऑटो सेक्टर इज इन डाउन ट्रेंड। आप समझ लो रियल एस्टेट सेक्टर भी देख लो तो रियल एस्टेट सेक्टर भी डाउन में है। मेटल भी देख लो, मेटल डाउन में है। फाइनेंशियल सर्विसेज वीक है। फार्मा सेक्टर इतना ज्यादा वीक नहीं। आप यहां पे देख सकते हो आज के दिन फार्मा सेक्टर जो है वो 20 ईएमए के नीचे बंद हुआ है, वरना ये सेक्टर जो है वो वापस ऊपर भी जा सकता है। तो फार्मा सेक्टर को आप थोड़ा सा पॉजिटिव में, या अगर इन्वेस्ट करना है तो फार्मा सेक्टर में जो है आप कर सकते हो। और हर बार ये देखा गया है कि जब भी मार्केट्स में ओवरऑल वीकनेस आती है, जब भी मार्केट्स गिरता है, तो फार्मा सेक्टर में जो है वो बाइंग होने लगती है। जब भी ओवरऑल इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे ज्यादा पैसे जो वो फार्मा सेक्टर में डलते हैं। आप यहाँ पे एक चीज देखो कि इंडिया में इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है जितने हमारी जनसंख्या है, इतने ज्यादा डॉक्टर्स नहीं है जितने जितने हमें बेसिकली चाहिए। तो हर बार शॉर्टेज रहती है। तो इसीलिए हर बार कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में अगर कुछ भी बुरा होता है तो सबसे पहले फार्मा सेक्टर में बाइंग आती है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्या कंज्यूम होता है, मेडिसिन, राइट। तो, सबसे ज्यादा क्या कहाँ पे लोग जाते हैं, मतलब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल्स में, राइट। तो इसी वजह से फार्मा सेक्टर में बाइंग होती है। अब अगर आप एनर्जी सेक्टर को भी देखो, यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर मतलब नेगेटिव, एनर्जी सेक्टर स्टिल इज अ नेगेटिव, मीडिया सेक्टर बहुत ज्यादा वीक, आईटी सेक्टर आज के दिन जो है वो 20 ईएमए के नीचे गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फोसिस रिजल्ट्स। अब इन्फोसिस के रिजल्ट्स तो इतने ज्यादा मतलब बहुत नेगेटिव नहीं बोल सकते, बट मैनेजमेंट ने ये बोल दिया कि यार अभी जो एआई वगैरह है ना, इसकी वजह से हमारे बिजनेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ये कमेंट्री के ऊपर जो है वो इन्फोसिस का स्टॉक जो है वो गिरा है। इसी वजह से आईटी पूरा सेक्टर जो है वो गिरा है। स्मॉल कैप मिड कैप अगेन नेगेटिव, मतलब वापस जो है वो बाइंग तो आ गई है, बट मेरे लिए अभी भी वो नेगेटिव में है। तो और अगर आप मार्केट्स देखो तो मार्केट्स ओवरऑल हमारा इंडियन मार्केट्स पूरा का पूरा नेगेटिव है। तो दिस इज नॉट द गुड टाइम कि आप अपना 100% इन्वेस्ट कर दो। ब्रांचेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट्स से मार्केट जो है
लेट्स से 24,000 से 23,000 आता है, एक पोर्शन जो है वह इन्वेस्ट करो। 23,000 से लेट्स से वापस 22,000 आता है, वापस एक पोर्शन है। 25% के चार पोर्शन जो है वो ऐसे इन्वेस्ट करो, उसमें आप फायदे में रहोगे और आपकी एवरेजिंग भी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं आज के मार्केट्स के बारे में कि आज का जो मार्केट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज का मार्केट्स, पहले तो रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रिलायंस के रिजल्ट्स के ऊपर अच्छा रिजल्ट आया था रिलायंस का, बाय द वे, राइट। और रिजल्ट्स के ऊपर रिलायंस ने जो है वो पॉजिटिवनेस दिखाई, तो वहां पे सारे रिटेलर्स ट्रैप हो गए। उसके बाद इन्फोसिस के रिजल्ट्स की वजह से आज इन्फोसिस 5% डाउन था, आईटी सेक्टर पूरा 2% से ज्यादा डाउन था। तो इसीलिए निफ्टी कंफ्यूज था कि ट्रेंड जो है आज मार्केट्स ऊपर जाए या ट्रेंड जो है वो मार्केट्स नीचे जाए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, एफआईज फोर्सफुली ना मार्केट्स को ऊपर नीचे करके लोगों के स्टॉप लॉसेस सेट करवा। पहले क्या हुआ, मार्केट्स नीचे गए, एफआईज ने सेल किया। उसके बाद जैसे ही सारे लोग नेगेटिव में टर्न हुए, एफआईज ने हेवीली बाई करना स्टार्ट कर दिया और सारे लोगों के स्टॉप लॉस सेट कर दिए, एंड वापस मार्केट जो है नीचे आने लगा। सेम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट्स तो मतलब ठीक ठाक था, मतलब इतना ज्यादा कुछ अच्छा भी नहीं था। उसके ऊपर नेगेटिव, मतलब जैसे ही खराब रिजल्ट आएगा ना, एफआईज जम के सेलिंग करने वाले हैं, वो आप मेरे से लिख के ले लो। जिस भी स्टॉक का खराब रिजल्ट आया, बहुत ज्यादा हेवीली सेल होने वाला है, बिकॉज मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। अगर यही पॉजिटिव ट्रेंड में होता ना तो 1% भी नहीं गिरता, शायद से ब्रेक इवन हो जाता। बट अगर ट्रेंड नेगेटिव है, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, एफआईज भी सेल कर रहे हैं, राइट, गवर्नमेंट्स के भी पास अब इतना ज्यादा पावर नहीं बची है, तो ये सारी चीजों को देख के एफआईज और ज्यादा बेचेंगे। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी भी देखो तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में है। अब आज के अगर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आप बात करो तो टोटल 4,37,000 का लॉस हुआ है। निफ्टी में 3,58,000 का प्रॉफिट है। बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा ही लॉस हो गया, 7,89,000 का। द रीजन इज दैट कि जितना हमारी बाई साइड की पोजीशन थी लेट्स से बैंक निफ्टी में, अब हुआ गया कि निफ्टी 1% ही गिरा था और उसके सामने बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ही गिर गया था। और उसके बाद जब बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन आई, वापस बैंक निफ्टी जो ऊपर चढ़ गया, तो इसकी वजह से हमें लॉस हुआ ओवरनाइट। अब हम एक पोजीशन को कैरी कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23,750 का कॉल शॉर्ट करा है, 22,550 का पुट ऑप्शन जो है वो हमने उस दोनों को शॉर्ट किया हुआ है, और उसके सामने हमने ये दो ऑप्शन से बेसिकली हेज क्रिएट करा हुआ है। तो ये अभी हमने टोटल जो हमारी पोजीशन जो है वो बनाई है। अब इसके साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखो तो ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है कि भाई ज्यादातर कॉल राइटिंग हुई है, नेगेटिव है, ऑप्शन राइटर्स भी मार्केट्स के ऊपर। पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखो तो वापस जो है वो नीचे आ गया है, पॉइंट मतलब जो 8-9 पे था वो वापस 0.8 पे ऊपर आ गया। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं बता रहा। ओवरऑल मार्केट्स नेगेटिव है, मार्केट्स में क्रैश आ सकता है, राइट, ऐसा मैं सारे डेटा और सारे स्टॉक्स से बता रहा हूं। अब होगा क्या कि यहां से क्रैश आएगा, शायद एक साल के लिए हमारा मार्केट्स नेगेटिव में भी रहे, बट उसके बाद जैसे ही सारे लोग नेगेटिव हो जाएंगे, फिर हमारे मार्केट्स में जो है अच्छे ट्रेंड आना स्टार्ट हुए, अच्छा स्टार्ट होंगे, राइट। अभी कोई पॉजिटिवनेस देखने नहीं मिले तो हर लेवल के ऊपर शॉर्ट करने का सोचो, बाय का मत सोचो, राइट। अगर आप हेजिंग एंड ऑल दिस कर रहे हो तो वो बात अलग है, बिकॉज हमारी बहुत बड़ी पोजीशन होती है तो हमें हेज करने के लिए बाय करना पड़ता है, राइट, वरना हम भी शॉर्ट ही करते। हम नेकेड पोजीशन नहीं बना सकते, उसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन है। अब आप समझ लो 100 करोड़ से नेकेड पोजीशन बनाओगे तो कभी भी मार्केट्स ऊपर नीचे कुछ कर देगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हमारी पोजीशन जो है वो 100% हेज रखते हैं, ताकि ओवरऑल हमें कोई बहुत बड़ा लॉस जो है वो देखने ना मिले। आई होप आज का ये जो लंबा वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी और समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।